हेलो, मेरा नाम है मज़हर खान और आप देख रहे हैं दी अखबार न्यूज़। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है हफ्तावारी हस्ती, और आज जो हमारे साथ हस्ती है उन्हें देखकर सारी दुनिया हंसती है। ये एक बहुत ही बड़े कमेडियन, ह्यूमरिस्ट, और आपने इन्हें बहुत सारे शोज़ में देखा होगा। आपने इन्हें लाफ्टर शोज़ में देखा होगा, दी हैबिटेट जैसे शोज़ में इन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। और आप सभी जानते हैं इनका नाम है रहमान खान। और आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। कुछ मुद्दे हैं जो हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में जो हमारे देश के हैं, जो हमारे हित में है। तो रहमान जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ शब्द कह सकते हैं? मेरे बारे में तो मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि कागज़ ढूंढ ले, तो तेरे को पता चलेगा। तो मैं मेरे बारे में क्या बोलूँ यार। मैं तो जो भी करता हूँ लोगों के लिए, ताकि लोगों में किसी तरीके से एक अवेयरनेस पैदा हो, और मैं अपनी बात अपने तरीके से पहुँचाता हूँ, और लोग ताकि हंसते मुस्कुराते हुए जो है मेरा मैसेज लोगों तक चले जाए। बस कोशिश यही होती, सिंपल। बस आई एम डूइंग माई पार्ट, माई बिट। तो बस यही। तो अभी जो हमारे सवाल है वो थोड़े से सीधे हैं, थोड़े से कड़वे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारी जो करंट सिचुएशन है इंडिया की, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये प्रोग्रेसिव है या ये नीचे जा रही है? आप इस बारे में अगर कुछ शब्द कह सके तो। नहीं, इंडियंस जो है बहुत सही हैं, और करंट सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है। और अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा था कि आने वाले, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आएंगे। और मोटा भाई ने बोले थे 50 साल तक राज करेंगे, तो 50 साल के बाद तो आ ही जाएंगे, मतलब आएंगे। जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मुल्क के सामने, लोगों के सामने, वो ठीक हो जाएगा। और हमेशा से ऐसे रहा है, कोई नया नहीं, इसमें पैनिक की सिचुएशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है देश बहुत स्ट्रांग है, देश के लोग बहुत स्ट्रांग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानियों का जो टेम्परामेंट बहुत सही है, और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की नेगेटिव एलिमेंट जो सोसाइटी में रहती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, वो देर पा नहीं होती। तो ये भी चला जाएगा, सब कुछ सही होगा यार, बस। तो ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ये कंट्री, ये जो करंट सिचुएशन है हमारे कंट्री की, हमारे भारत की, तो मैं इसे प्रोग्रेसिव समझूं, या आप क्या कहोगे इसे, कि ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या एक स्टेबल तरीके से वहीं थमी हुई है? देखो, फिलहाल तो पूरी दुनिया थमी हुई। लॉकडाउन ने सबको अपने अपने घर में कैद करवा दिया है। अब तो ये अलग बात है कि लोग निकल रहे हैं, मतलब बहुत से लोग बेजारी से निकल रहे हैं। और ख़ास करके मुंबई में जो है, इनिशियली इट वाज अ बिट चैलेंजिंग, क्योंकि बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले मारते थे। बट ठीक है, लॉकडाउन है फ़िलहाल, और बहुत हद तक लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया था कि हम लोग जो है मुश्किल हालात से, कोविड से लड़ेंगे, कोविड से भिड़ेंगे, कोविड से जीतेंगे, कोविड से जंग क्यों है यार? मुझे ऐसा लगा, कौन सा वो पहलवान इसको पटकना था हमको ये था, प्रिकॉशन लेना था अपने तौर पे। और अब मुझे ऐसा लगता है आखिरी पड़ाव की तरफ है। नया साल, नई उम्मीदें, नई रोशनी, नई उजाले लेकर आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़े से चैलेंजिंग हालात हैं, जिसकी वजह से, बट बेटरमेंट की तरफ है, अभी चीज़ें बेटर हो रही है। हाँ, सियासत अपने रंग दिखाती है। कुछ सियासी लोग जो, मेरा सिर्फ एक ही रिजर्वेशन है और एक ही शिकायत है कि सियासत हो, और सियासत होनी चाहिए, बट लोगों को बांटकर समाज में इंतशार नहीं पैदा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। हमारे मुल्क की खूबसूरत ये है कि आज भी राखी हाथों में टोपी वाले बंधवाते हैं, और तिलक लगाकर भी इस मुल्क में रोज़े रखे जाते हैं। तो देश की बात करनी चाहिए, और देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। जो कि प्रॉब्लम ये कि मीडिया और जो पॉपुलर मीडियम है वो नेगेटिविटी परोस रहे हैं, शायद बुराई परोस रहे हैं, ज़्यादातर उसी पर आमादा है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बट आवाम या लोग, ये मेजॉरिटी में, टोटालिटी में लोग बहुत अच्छे हैं, और यकीन मानिए आज भी हमारा देश बहुत अच्छा है। सिर्फ जो नेगेटिविटी जो दिखाई जा रही है, परोसी जा रही है, वो थोड़ा वक्ती तौर पे वो आज गालिब है। बट वैसे सब कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत बेटर है। ये तो आपने बेशक सही कहा है कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। बहुत सारे आईटी सेल्स है जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हो, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो? लेफ्ट विंग, राइट विंग? किसी ने बोला, रहमान खान, विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट? कांग्रेस और बीजेपी। बोला मेरा नाम रहमान है, क्या फालतू सवाल है? ऑब्वियसली बीजेपी।
नहीं, मैं डर भी कोई चीज़ होती है। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे सभी पॉलिटिकल पार्टीज पसंद है क्योंकि ये मुझे कंटेंट देती है, क्योंकि इससे मेरा घर चलता है। मतलब इनके बारे में अगर मैं ना बोलूँ, ये कुछ बोलते हैं, फिर मुझे मटेरियल मिलता है। सी आई एम ए कॉमिक, और लोग मुझसे कहते हैं कि तुम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, मतलब जो कंटेंट मुझे देता है मैं उसके बारे में बोलता हूँ। और जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा ओपिनियन है, जो कि देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है बोलने के लिए, तो मैं उसी दायरे में रहकर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मैं एक ह्यूमरिस्ट हूँ और मैं तंज करता हूँ, मजाक करता हूँ। तो मैं वैसे सारी पार्टीज मुझे पसंद है। तो कभी आपको इस तरह के कमेंट आए हैं, जैसे कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा है और आपको किसी ने कह दिया कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है? हाँ, मुझे लोग बोलते हैं, अक्सर कमेंट आता है कि उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तुमको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार, कोई मेन्यू में दूसरा ऑप्शन नहीं है बैंकॉक तो वहाँ से आता, भाई तेरे को सजे के लिए भेज रहे, मजे के लिए नहीं भेज रहे। मतलब क्यों मतलब यार देखो, भेजो मुझे, देखो वो भी एक कंट्री है, मुझे अगर भेजना ही है तो क्यों किसी कंट्री का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हो यार? मुझे अच्छी जगह भेजो ताकि आके मैं बोलूँ हिंदुस्तान कितना अच्छा है। तो ये जो 2-2 रुपया लेके जो काम करते हैं, या जो जिंदगी से जो मुझे गालियाँ देते हैं ना, मैं मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर उसको मुझे गाली दे के उसको दिन भर में अच्छा लगता है, या बेचारा कीबोर्ड के पीछे, वो कीबोर्ड वॉरियर बोलते हैं, ये कीबोर्ड पे पीछे बैठ के वो MCBC TMC मुझे लिखता है और उसको मज़ा आता है, सुकून मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसकी भलाई कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप पेशे से एक कॉमेडियन हो, एक ह्यूमरिस्ट हो, आपने रिसेंटली कुणाल कामरा के बारे में सुना होगा कि उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर बहुत ही विवाद खड़े हुए थे। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आने वाला था। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये सारी चीज़ें देखकर किसी तरह का खौफ महसूस होता है कि इस तरह का कंटेंट अगर मैं बनाऊं जो देश के हित में हो? क्योंकि एक चीज़ तो हमें पता है कि देश प्रेम अलग है और जो सरकार प्रेम है वो अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ तो मैं मेरी सरकार से प्यार करूँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको एक कंटेंट बनाना पड़े जिसमें आपको आपकी मन की बात कहनी है, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मन की बात, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि आप कोई किसी तरह का थॉट लाने दोगे अपने मन में, किसी भी तरह का डर होगा आपके मन में जब आप इस तरह का एक कंटेंट बनाए या किसी के खिलाफ खड़े हो? तो नहीं, मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ। कोई भी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इससे पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, इससे पहले भी एहतजाज होता था। आप अपना ओपिनियन एक संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं और इसकी आज़ादी होनी चाहिए, जो कि हमको वो सारी आज़ादी जो हमारे देश का संविधान देता है, जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया संविधान, जिसमें सबको है अपनी राय रखने का। हाँ, आप डेरोगेटरी, बिलो द बेल्ट और किसी की गरिमा को ठेस नहीं, अब बड़े जैसे मोदी जी, अभी बड़े, आप किसी भी बड़े पद पे, बड़े पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं ना, वो हल्का नहीं होना चाहिए। आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यही तो खूबसूरती है। मोदी जी ने खुद एक जगह लिखा कि क्रिटिसिज्म मुझे पसंद है, बट तो ये एक दो जो चीज़ है ना। रही सवाल डर की बात, माहौल ऐसा हो गया ना कि एक अजीब नोशन है। जैसे बहुत मुश्किल होती है, जैसे चैलेंज तो ये है कि अगर आपका सरनेम खान है तो आपको सोचना पड़ता है। तो मैं क्या गली से घूम के आता हूँ, जैसे मुझे अगर वहाँ जाना है तो मैं सीधा सीधा नहीं जाता हूँ, मैं 3 गली से घूम के आता हूँ और मैं पहुँचता वही हूँ। तो उनको पता नहीं चलता कि मैंने कितना सफ़र तय किया। बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत मखमल में जूता लपेट के मारते हो, ये मखमल लाते कहाँ से हो? वो मैं भिंडी बाजार जाता हूँ, ना खुदा मोहल्ला जाता हूँ, बहुत बड़ा मखमल रहता है, मैं कटवाता हूँ, मैं जूता अपने हिसाब से डालता हूँ, उसके बाद मारता हूँ। मखमल में जूता लपेट के मारने से ना आदमी को जूता लगता नहीं, उसको हल्का हल्का लगता है, ऐसा लगता है ये मार नहीं रहा, सहला रहा है। तो मैं मारता नहीं, मैं सहलाता हूँ। ऑन द फेस नहीं बोल रहा है, मुझे बात इस तरह से बोलनी है कि जो सुनने वाला भी देखे तो ये बोले ये साला बहुत हरामी है। तो उसको चिढ़ नहीं मचनी चाहिए। तो आपने उमर खालिद जी के बारे में सुना होगा कि उन पर भी बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। अभी फ़िलहाल वो अंडर अरेस्ट है। तो उन्होंने भी यही चीज़ की थी, जैसे कि आपने कहा है कि दिल की बात की थी, पर उन्होंने ओपनली कर दी थी वो सारी बातें, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय? मैं ये अंडर ट्रायल है मामला उनका, और जुडिशरी पर हम सबको भरोसा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ जो है ना, अभी तक इंसाफ का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उनका केस क्या है, उन्होंने क्या बोला है, जो मैंने कुछ वीडियोस देखे, जो मेरे पास जो डेटा है, जो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ आर्टिकल्स पढ़े,
मेरे मेरे कैपेसिटी में, मेरे नॉलेज में उन्होंने कुछ देश विरोधी नहीं बोला है, मेरी अपनी समझ से जो मेरे पास अवेलेबल है। बट ये कोर्ट के पास, वहाँ की लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के पास क्या है, वो मामला कोर्ट में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो उन्होंने क्या बोला है देश के अगेंस्ट है या नहीं है, अगर जो उनको देशद्रोही बोल रहा है या उनको कोर्ट से पहले बोल रहा है, तो इसका मतलब वो कोर्ट की अवमानना कर रहा है, वो खुद कोर्ट से बड़ा अपने आप को बता रहा है। ये कोर्ट तय करेगी, आप कोर्ट को मौका दें। अभी उनका ही इज अंडर ट्रायल, तो अभी ये इट्स टू अर्ली। मैं चाहता हूँ कि देश में न्याय होता है, देश में न्याय होगा और जो सच होगा वो सामने आएगा और दुनिया देखेगी। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि CAA NRC पर भी बहुत ही बड़ा बवाल क्रिएट हुआ था। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारे पास कागज़ नहीं है, हम प्रूव नहीं कर सकते कि हम इंडियन नेशनल है या नहीं है। कुछ लोग असल में बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, उनके दादा परदादा के ज़माने से। पर आपको क्या लगता है, जो माइग्रेट करके इस कंट्री में आ चुके हैं 100-150 साल पहले, क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है या नहीं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में थोड़ी सी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। वो शायद एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ और होता है, एजेंडा कुछ और होता है, शायद कहना कुछ और होता है, होता कुछ और है। बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो देश का रहने वाला है, जो सिटीज़न है, इर्रिस्पेक्टिव आप उससे, जैसे देखिए आधार कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड की जो प्रक्रिया थी ना, वही इतनी अपने आप में इतनी चैलेंजिंग थी कि जिसके पास आधार कार्ड है वो देश का नागरिक है, ये आधार प्रूफ करता है। लेकिन अब एक ऐसा कानून आएगा जो बोलेगा आधार भी वैलिड नहीं है, आपका पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है। तो जो पासपोर्ट मुझे भारत के बाहर लेके जाता है और वहाँ के लोग आपको भारतीय मानते हैं, अगर भारत में ये कह दिया जाए कि वो पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है, तो इससे बड़ी कॉमेडी और कुछ नहीं होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट, मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर लूँगा मुश्किल से, लेकिन क्या मेरे फादर का बर्थ सर्टिफिकेट, चलो मैं वो भी प्रोड्यूस कर लूँगा, हालांकि वो भी चैलेंज है। इस देश में 60-70% या 80% के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि अपने फादर का सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि वो आप तो प्रोसेस, क्योंकि ये आसाम में वो पूरा बुरी तरह से ये फ्लॉप हो गया और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए। बाहर जो फॉरेन कंट्रीज में लोग वो हंसते हैं। सियासत ऐसी होनी चाहिए जो लोकल चल जाए, लेकिन जब वो ग्लोबल जाती है और हमारे बड़े लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो लोग हमारे इंटेलेक्ट पे हंसते हैं। तो सिर्फ उन नेताओं पे नहीं हंसते, पूरे देश पे हंसते हैं। आप प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए, इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए कि एक ले मैन को जो एजुकेटेड नहीं है, आज मुंबई में रहने के बाद भी बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आ जाएंगे, और ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबको चैलेंजेस आएंगे। तो जैसे कि हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, आपने हमेशा ऐसे कई लोगों को लगता है, हमने आपके कमेंट्स भी पढ़े कि आप कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा बात करते हो, कांग्रेस की तरफदारी ज़्यादा करते हो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि आप जो है ना, वो आपको कांग्रेस से पैसे मिलते हैं। तो मुझे हंसी आती है कि वाकई यार ये बहुत थॉटफुल इंसान ने बड़ी गंभीर बात बोली कि अगर कांग्रेस के पास वाकई पैसे होते तो उसकी MLA उसकी पार्टी छोड़ के जाते। भाई मज़े के लिए करता हूँ, ठीक है, और मैं इर्रेस्पेक्टिव, मुझे जो लगता है कि ये मेरे टारगेट एरिया में आ रहा है, जैसे पिछले दिनों मैंने अर्नब के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उस पर भी लोगों ने गाली दी। TRP चोर का मामला उठा, बोले अर्नब TRP चोर है, TRP चोर। तो मैं भड़क गया, बोला ऐसा आप कुछ ही बोलिए, आप लोग एक, लेकिन गरिमा बरकरार करिए। ऐसे उसको एक अर्नब TRP चोर कभी नहीं बोलना चाहिए, एक चिंदी चोर को। तो लोगों ने उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। फिर कंगना जी के बारे में, फिर पिछले दिनों एक और एंकर है अनीश देवगन, अमीश देवगन, नहीं मैं अनीश देवगन है, आप उनका देखते हो कि मैं उसको नहीं जानता। अच्छा। मैं तो अनीश देवगन को देखता हूँ। बहुत ऊंचाई के ऊपर जाके बड़ा नीच वाला बात करते हो, बहुत ही गहरे खड्डा खोद के पैदा हुए। तो अनीश देवगन ने बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा पत्रकारिता किस तरह की, उन्होंने कहा कि बजरंग बली जो है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैंने एक सेकंड के लिए उसको क्लिप को वापस देखा। बजरंग बली जी जो है हनुमान जी, और आपको बता दूं बजरंग बली जी और हनुमान जी दोनों एक ही है। करेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय हनुमान जी, उन्होंने कहा बजरंग जी बली और हनुमान एक थे। तो किसी ने मेरे को बोला ये क्या बोल रहा है, बोला भाई इनकी कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है। गलती उस आदमी की है जो इनको स्टूडियो में गांजा ला के देता है।
ये नॉर्मल आदमी इस तरह की बात नहीं करता। तो ऐसे तो पत्रकार लोग इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो अनीश देवगन जी, आपके लिए एक मैसेज है कि आप गांजा फूकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा वाला, क्योंकि सस्ता नशा अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आप किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो आपकी राहुल गांधी जी के बारे में क्या राय है? देखो, मेरा एक उसूल है, मैं कभी दूसरे कॉमेडियन के बारे में बात नहीं करता हूँ। बस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के नाम लूंगा, तो आपको बस उनके बारे में एक लाइन बतानी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी। वो 7-8 भाषाओं में चुप रह लेते हैं। मायावती जी। बहुत अच्छी औरत है, जब भी बात करती है नजरें नीचे रख के बात करती है, क्योंकि भाषण देखने के लिए नीचे, पढ़ने के लिए नीचे ही देखना पड़ता है उनको। अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल पार्टी जो काफ़ी पावर में है मुंबई में, जैसे कि हमने बहुत सुना है कि मुंबई अगर कोई बंद करा सकता है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है शिवसेना। तो आपकी उस बारे में क्या राय है? शिवसेना के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता कि लोग बोले कि रहमान भाई बहुत अच्छे आदमी थे, तो नहीं, इस वक्त दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। मैं खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो अगले इलेक्शंस में, अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में अगर आपके सामने, आप बैलेट बॉक्स के सामने हो, तो आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करोगे? मैं जो है, देखो ऐसा है, मैं कैंडिडेट के हिसाब से वोट देता हूँ। मेरे लिए मैं सही मायनों में जो कैंडिडेट, पहले तो कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की। वोट देने का पैमाना ये होना चाहिए, ना कि ये कि मेरे कास्ट का है या आपके कास्ट का है। जिस दिन हम लोग इस तरह से सोचेंगे ना कि ये कैंडिडेट के अंदर ये सारे गुण है तो मैं वोट दूंगा, तो ये धर्म की और ये फालतू राजनीति खत्म हो जाएगी। एजुकेशन बहुत मस्ट है, उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, उसका बैकग्राउंड भी होना चेक करना ज़रूरी है। तो उससे देखो, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है ना, क्यों तरक्की कर पाए आज हमारा देश, इसलिए एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद से लेके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जनता को एक्सप्लॉइट बहुत किया, उनके टैक्स के पैसे, उनके पैसे पर ऐश किए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, और ये प्रॉब्लम उनका नहीं है, ये प्रॉब्लम कुर्सी का है। तो ये कुर्सी में बैठने के बाद है ना, आदमी की अकल उतनी दूर घास चरने चली जाती जितने गधे घोड़े छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कुर्सी पे बैठने के बाद आदमी जब ये सोचता है कि मैं यार राज करने के लिए बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू करनी होती है। जब इस भाव से आदमी बैठेगा कि मैं सेवा करने के लिए बैठा हूँ, तो बहुत सारी आसानियाँ हो जाएगी देश में। तो फिलहाल हमारे जितने सवाल थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अभी हम चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से जो भी आप कहना चाहे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, आप कह सकते हैं, और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। नहीं, मैं क्या मतलब, अभी इतनी गंभीर बात हो गई, इतनी सीरियस बातें हो गई, क्योंकि हाँ, ये अलग बात है कि मेरे लिए लोग कहते हैं कि मैं कॉमेडी सीरियस चीज़ों में से निकाल लेता हूँ। मैं उन चीज़ों में से कॉमेडी ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो बेसिकली बहुत ही पैथोस या सीरियस, या कभी कभी है ना बहुत डार्क एरिया होता है। मेरे लिए चैलेंज वो होता है कि यार ये यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है ह्यूमर, सटायर, तो मैं उस आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट ह्यूमर और सटायर फ्रॉम दैट। तो मैं बहुत ही डार्क एरिया से निकालने की कोशिश करता हूँ कॉमेडी। इंडियन मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, वो एक सेट है, और अभी क्रिकेट चल रहा है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त तरह का खेल दिखा रही है, खास करके बल्लेबाज। कभी कभी टीम का एक एक प्लेयर सेंचुरी बनाता था, आजकल पूरी टीम 35 रन पे ऑल आउट होती है। तो एक अलग प्रकार का जो है खेल खेल रही है। बट चलो, हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि हम उनको सराखों पे भी उठाते हैं। तो आई हेट वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, स्पेशली विथ माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं अपने इंडिया पाकिस्तान का मैच अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ देखता हूँ, तो वो मैच को कम और मेरे को ज़्यादा देखते हैं। तो विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, इस बात की खुशी नहीं मनाते, पहले चेक करते साले को सदमा तो नहीं हो गया। अच्छा, मुझसे सवाल पूछते हो लोग, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछते ना, उनको ऐसा लगता है ये खान है तो इसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा। मतलब मैं अभी क्या बताऊं, बहुत असल में पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अब हंसी आती, क्योंकि मुझे अपनी देशभक्ति प्रूव
नहीं कर रही। हम वो लोग हैं जो दिन में 5 बार इस ज़मीन पर अपनी पेशानी रखते हैं और मरने के बाद भी इसी ज़मीन में दफन होते हैं। और हमारे प्रॉफिट ने कहा था कि वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, आप जिस भी मुल्क में हो, आप हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तो हिंदुस्तान के बारे में जब आप जिस भी मुल्क में हो, आप टर्की में हो, आप कनाडा में हो, आप जिस भी मुल्क में रहते हो, अगर आप उस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं, हमारे प्रॉफिट कहते हैं। सही बात। तो अगर आप हम पे डाउट कर रहे हैं तो मैं आपकी अक्ल के सदके जाऊं, मुझे शर्म आती है। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनकी वजह से सबको उस नज़र से मत देखिए। तो मेरे साथ कॉमेडी वहाँ होती है, लोग पूछते हैं तेरे को क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मतलब इंडिया जीतेगा? नहीं, जीतना कौन चाहिए? नहीं, इंडिया। फेवरेट कौन है? इंडिया। दिल से बोल, इंडिया। कसम खा के बोल, कौन चाहता जीते? माँ की कसम खा। मतलब इतनी अग्नि परीक्षा तो सीता मैया ने नहीं दी जीती, तू मेरी ले रहा है भाई। मतलब मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम लोग पटाखे की दुकान से पटाखे खरीदने के लिए गए। मेरे दोस्त ने भी पटाखे लिए, मैंने भी लिए। मेरे को बोलता तू क्यों ले रहा है? मैंने अगले हफ्ते तेरा बाप दूसरी शादी कर रहा, फोड़ूंगा उसमें। बोला कैसी बात कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, वो सिर्फ है ना इंडिया की बैटिंग देखता था, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं देखता था। तो मुझे बोला क्यों ऐसा करता है? बोला बाद में तुम लोग बहुत मारते हैं। बोला तुम लोग क्या? परवेज मुशर्रफ मेरी बुआ का बेटा है साले, तुम लोग हम लोग क्या होता है? तो ये जो है ना, ये माइंडसेट है जो है ना, ये मुझे बहुत असल में अब हंसी के साथ साथ दया आती मुझे, जो लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे लिए मेरा वतन वही है, मुझसे पूछो मत, मैं करता हूँ मोहब्बत। मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि रगों में खून यहाँ का है, सांस में खुशबू, और इसी जमी को चुना है खुदा ने मेरे लिए कि तेरे वास्ते दुनिया में एक वतन ही सही, मगर ये मुल्क इबादत की जा है मेरे लिए। और जो इससे जान से ज्यादा ना प्यार कर पाए खुदा का, वो तो वफादार हो नहीं सकता। और खुदा से जिसको इश्क है प्यार मजहब से, वतन का वो कभी गद्दार हो नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया रहमान जी। मैं मानता हूँ, क्योंकि और ये मुझे किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना भाई, और देना भी नहीं चाहिए। जय हिंद का जो नारा किसने बनाया था? एक मुसलमान ने दिया। हाँ, मेहर अली ने दिया था डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को। और इनकलाब जिंदाबाद एक मुसलमान ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देख रहे हैं जोर कितना राम प्रसाद बिस्मिल, जितने लोग, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, कोई किसी का मजहब नहीं देख रहा था, सब एक देश के लिए लड़ रहे थे। उसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जैसे आजकल के जो यूथ है, जो हमारी हिस्ट्री बुक्स है उसमें चेंजेस लाए गए हैं, जो हम फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे बस के बाहर है। तो आई थिंक उस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। बस लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए और समझदारी किस चीज़ में, क्योंकि ऐसे होगा तो कोई ना कोई आएगा और देश बेच के चला जाएगा। कोई ना कोई बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने किसी का नाम वाम लिया नहीं है, मतलब किसी ने बोला ना कि एक भाई साहब ने बोला है, बड़े वाले भाई साहब, कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के लेके चला जाऊंगा। लेकिन बाद में पब्लिक झोला चेक करेगी झोले में भरा क्या क्या है और उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, और झोला उठा पाओगे क्या, कितना भर लोगे उसमें? देखो क्या है ना कि जनता समझदार है। आप जनता को जो है ना भ्रमित कर सकते हैं, वक्ती तौर पे उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अंधा नहीं कर सकते। टेम्पररी फेस है। आप एक छलावे में है ना, क्यों ना, एक मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, वो लाइन मेरे दिमाग में चिपक गई थी। सत्य जो है ना असत्य पर भारी पड़ता है। सो थैंक यू सो मच रहमान भाई कि आप हमारे यहाँ पर आए, आपने इतना वक्त दिया हमें। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। हमारे शो का नाम है हफ्तावारी हस्ती, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है दी अखबार न्यूज़। आप जब भी सब्सक्राइब करोगे, ये हमारा वादा है कि आपको नए कंटेंट्स हम डिलीवर करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वाज मज़हर खान। जय हिंद।